हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैड अबाउट बायो। आई एम शिवानी। सो स्टूडेंट्स, देखो आज के सेशन में हम आपका क्या करने वाले हैं। आपको याद होगा लास्ट सेशन में मैंने आपको जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था वो था आपका रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स अर्थ। लेकिन उसके साथ साथ हमने अपनी एनसीईआरटी रीड आउट नहीं की थी। हमने थियोरेटिकल नोट्स बना लिए थे, हमने डायग्राम बना के ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से समझ लिया था। आज हम वही करेंगे। आपका जो एनसीईआरटी रीड आउट हमने नहीं किया था लास्ट सेशन में, आज हम एनसीईआरटी रीड आउट करेंगे। इसके साथ साथ हम कुछ सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड अ सडन विथड्रॉल ऑफ बॉडी पार्ट विच कम्स इन कॉन्टेक्ट that are extremely hot, cold, pointed or animals that are scary and poisonous। अब ये चीज़ आपने नोटिस की होगी कि अचानक से आपके बॉडी पार्ट है, ठीक है, उसके कांटेक्ट में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए जो एक्सट्रीमली हॉट है, कोल्ड है, पॉइंटेड है, या फिर कोई ऐसा एनिमल आ जाए आपके सामने बहुत ज़्यादा स्कैरी या फिर पॉइजनस है, तो अचानक से क्या करेंगे, आपके बॉडी पार्ट उसी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देगी या नहीं देगी। सपोज आपके हैंड पे कोई हॉट ऑब्जेक्ट ने टच किया तो आप अचानक से अपना हैंड विड्रॉ करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे हैंड विड्रॉ। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है वो मैं आपका लास्ट लेक्चर में समझा चुकी हूँ, ठीक है। द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है आपका रिस्पॉन्स का, ये पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन है। इसका मतलब जो पेरिफेरल आपका पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो कंट्रोल करता है। बिकॉज हमने देखा था सेंटर में होता है आपका सीएनएस, ये स्ट्रक्चर होती थी आपकी सीएनएस की। सीएनएस मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऊपर की साइड होता था ब्रेन एंड नीचे की साइड स्पाइनल कॉर्ड। अब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके वॉलेंट्री ऑर्गन से भी और आपके इनवॉलेंट्री ऑर्गन से भी, दोनों टाइप के ऑर्गन से कनेक्टेड है। तो जो कनेक्ट कर रही हैं, जो नर्व्स उनको कनेक्ट कर रही है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से, जो नर्व्स कनेक्ट कर रही हैं उस सिस्टम को, उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर आपकी दो टाइप की न्यूरॉन्स आती हैं, फिर नर्व्स हम बोल सकते हैं, आपका सेंसरी नर्व एंड आपका मोटर नर्व। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं ना। चलो, that occur involuntary means without conscious efforts or thoughts and require the involvement of a part of central nervous system is called a reflex action। क्लियर हुआ? रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसको स्टिमुलेट करता है, जिसके अंदर आपके जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और इसके साथ साथ जो आपके बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट है वो सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं। वो सारे के सारे किसकी हेल्प से मूव करते हैं? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हेल्प से। एंड उसको स्टिमुलेट कौन कराता है? आपके नर्व्स स्टिमुलेट कराती है। बिकॉज नर्व्स ही क्या होंगी? आपके जो इफेक्टर ऑर्गन है वहाँ से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज लेके जाएंगे, फिर वहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके मसल्स के पास मैसेज लेके आएगा, मीन्स इंफॉर्मेशन लेके आएगा, या फिर आप बोल सकते हो ऑर्डर लेके आएगा कि आपको उस टाइम पे, उस सिचुएशन में, जब आपके हैंड किसी हॉट ऑब्जेक्ट से या कोल्ड से या पॉइंटेड से, किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट से अगर कांटेक्ट में आया है तो आपको क्या करना चाहिए। वो सारी चीज़ आपको ब्रेन ही तो ऑर्डर करता है। तो ब्रेन क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड जो मैसेजेस लेके जाने आने का काम कर रहे हैं वो कौन कंट्रोल करता है? आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मीन्स ट्रांसपोर्टर तो है आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कराता है। जो हेड ऑफिस है आपका, इन सारी चीज़ों का मैसेज किसके पास जाना है, फिर उस मैसेज से इंफॉर्मेशन बतानी है, ऑर्डर बताना है, वो सारा काम है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो, the reflex pathway comprises at least one afferent neuron। एक afferent न्यूरॉन होनी चाहिए और एक efferent न्यूरॉन होनी चाहिए। इफेक्टर और एक्साइटर, जिसको न्यूरॉन अप्रोप्रिएटली अरेंज्ड इन अ सीरीज। आपकी जो न्यूरॉन्स हैं वो एक सीरीज में कनेक्टेड होनी चाहिए। सो द एफरेंट न्यूरॉन रिसीव अ सिग्नल। एक एफरेंट न्यूरॉन मतलब एक सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगी? किसी सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल रिसीव करेगी एंड उसको ट्रांसमिट करेगी वाया इम्पल्स, वाया डोर्सल नर्व रूट इनटू द सीएनएस तक लेके जाएगी। कैसे लेके जाएगी? उसके लिए दो मेथड्स थे आपके, एक था इलेक्ट्रिकल स्नैप्स और एक था आपका केमिकल स्नैप्स। जो मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिकल विद इन अ न्यूरॉन होता है और केमिकल विद इन 2 न्यूरॉन्स होता है। ये भी क्लियर है? इफरेंट न्यूरॉन मतलब आपकी मोटर न्यूरॉन के बारे में बात कर रहे हैं। देन कैरी सिग्नल
फिर इफ्रेंट न्यूरॉन कहाँ से सिग्नल लेके आएगी, सीएनएस से, आपके इफेक्टर ऑर्गन से, मीन्स जहाँ पे आपका हॉट कोल्ड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट ने टच किया है, जिस पार्ट को, जिस ऑर्गन को टच किया है उस ऑर्गन को यहाँ पे देखो इफेक्टर ऑर्गन बोल रहा है, जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है बेसिकली, ठीक है। द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स दस फॉर्म अ रिफ्लेक्सर। अब यहाँ से देखो आपका सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस तक गया, फिर सीएनएस से रिटर्न आ रहा है, तो एक पाथ फॉलो कर रहा है, बताया था ना लास्ट लेक्चर में, उसी पाथ को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स अर्क बोलेंगे, एज शोन बिलो इन द नी जर्क रिफ्लेक्स। अब आगे मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी जो आपकी एनसीईआरटी ने दिया हुआ, उसमें नी जर्क रिफ्लेक्स दिखाया गया है, उस डायग्राम को समझते हैं। चलो देखो, अब ये डायग्राम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन आपके एक नी का, सपोज आपका ये नी है, यहाँ पे अचानक से स्टिमुलस आया, जैसे ही स्टिमुलस आया, इसको हाईलाइट करके समझते हैं, देखो जैसे ही यहाँ पे हमारे पास स्टिमुलस आया, स्टिमुलस के आते ही क्या होगा, आपका ये जा रहा है यहाँ से, देखो रिसेप्टर ऑर्गन से एफरेंट, एफरेंट का मतलब आपकी सेंसरी, मीन्स मैसेज लेके जा रही है कि अचानक से आपके नी के ऊपर कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट या किसी हॉट ऑब्जेक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट ने टच किया है आपके नी के ऊपर, तो यहाँ से आपकी सेंसरी न्यूरॉन गई, एंड सेंसरी न्यूरॉन ने आपका कहाँ पे डोर्सल रूट गैंग्लियन यहाँ पे अटैच हो गया, फिर इसके थ्रू आपका मैसेज लेके जाएगी कहाँ तक, आपके पेक्टोरल गिर्डल तक, फिर पेक्टोरल गिर्डल से फाइनली आपका मैसेज चला जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। अब इसके बाद वहां से स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी, एक मोटर न्यूरॉन सेंड करेगी। अब देखो यहाँ से आपका मोटर न्यूरॉन आ गई है, एंड मोटर न्यूरॉन क्या करेगी, आपके मसल्स के ऊपर आएगी, मसल्स को ही तो ऑर्डर देगी, बिकॉज मूव कौन करेगा, आपकी मसल्स मूव करेंगी। अब यहाँ पे देखो एक तो मोटर न्यूरॉन ये आ रही है जो रेड कलर से देखो दिख रही है, एक मोटर न्यूरॉन आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर से दिख रही है। एक टाइम पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था एक सेंसरी न्यूरॉन जाएंगे, बट उसके साथ साथ दो मोटर न्यूरॉन्स आ सकती हैं, उसको हम क्या बोलते थे, मोनोसिनेप्टिक या फिर पॉलीसिनेप्टिक बोलते थे। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछती हूँ रिफ्लेक्स अर्क कितने हुए, तो रिफ्लेक्स अर्क आपके 2 हुए, बिकॉज लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था द नंबर ऑफ रिफ्लेक्स अर्क इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। रिफ्लेक्स अर्क्स आपके इक्वल होते हैं, जितनी मोटर न्यूरॉन्स आपकी रिलीज हुई हैं उतने ही आपके रिफ्लेक्स अर्क होंगे। ये डायग्राम समझ में आ गया, ये डायग्राम हमेशा आपका नीट एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सेम डायग्राम देंगे, आपसे पूछेंगे रिफ्लेक्स अर्क बताओ कितना है, या फिर इसके साथ साथ और भी कोई डायग्राम दे सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है जितनी मोटर न्यूरॉन्स या फिर इफ्रेंट, देखो लिखा ना इफ्रेंट पाथवे, मतलब आपका मोटर न्यूरॉन्स जो रिलीज हो रही है, वो जितनी वो होंगी उतने ही आपके रिफ्लेक्स अर्क होंगे। आए ना ये चीज समझ में। चलो ये हमारा डन हुआ। अब इसके बाद आते हैं हम आपके सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग पे। सेंसरी रिसेप्शन में क्या आएगा, आपके सारे सेंस ऑर्गन्स आएंगे जो किसी चीज को सेंस करते हैं, लाइक आपकी नोज, बाहर कोई भी स्मेल है, अच्छी फ्रेगनेंस है, कोई गंदी फ्रेगनेंस है, आप उसको फील कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। आपका टेस्ट, सपोज आपके सामने आपको क्या किया, आपको ना एक डेयर दिया गया है ना, आपकी आईज क्लोज कर दी गई एंड आपके सामने कोई फूड रख दिया, आपको बोला कि इसको टेस्ट करो एंड टेस्ट करके बताओ कि ये कौन सा फूड है, ये डिश कौन सी है बेसिकली। तो आपने अगर वो डिश पहले से खाई होगी तो जैसे ही आप उसको टेस्ट करोगे तो आपका माइंड उसको रिवर्ट करेगा, मतलब जो आपके माइंड में पहले से मेमोरीज सेव हो चुकी हैं, टेस्ट वाली मेमोरीज, वहां से फाइंड आउट करेगा कि ये मैंने खाया था तो इट मीन्स ये क्या है ना, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई एक ऐसी डिश खा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं खाई है तो आपको नहीं समझ में आएगा कि वो क्या है। आप टेस्ट कर पाएंगे लेकिन उस टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ना उस टेस्ट को आइडेंटिफाई। तो ये सारी चीज़ें आपके सेंसरी ऑर्गन्स कंट्रोल करता है। ये तो देखो टेस्ट वाली चीज़ थी। सेम चीज़ आपका नोज पे, कोई परफ्यूम लेके आया आप अच्छा सा, है ना, आपका फेवरेट वाला परफ्यूम है, हमेशा आप वही यूज़ करते हो, तो उस परफ्यूम की स्मेल आपको याद है, आपके माइंड में, आपकी ब्रेन में उसकी फ्रेगनेंस सेव हो चुकी है कि हाँ ये वाली फ्रेगनेंस अगर मुझे मिलेगी ना तो मैं इसको आइडेंटिफाई कर लूँगा कि ये मेरा फेवरेट वाला परफ्यूम है, राइट। तो ये वाली चीज़ कैसे आपका ब्रेन आइडेंटिफाई करता है, कैसे आप उस चीज़ को, उस स्मेल को, उस फ्रेगनेंस को आप फील कर पाते हो, वो चीज़ें हम यहाँ पे समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो पहले देख लेते हैं आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है इसके बारे में। हैव यू एवर थॉट हाउ डू यू फील द क्लाइमेटिक चेंजेस इन द एनवायरमेंट
एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं आप उनको कैसे फील कर पाते हो? हाउ डू यू सी एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स कलर? यहाँ पे आपका सेंसरी ऑर्गन किसकी बात कर रहे हैं? आईज की बात कर रहे हैं। कैसे आपको पता लग रहा है कि हाँ ये आपका ब्लू कलर है? कैसे आपको पता लग रहा है ये आपका ब्लैक कलर है? ये जो कलर्स आइडेंटिफाई करते हो ना, आईज भी तो एक सेंसरी ऑर्गन है। कलर आइडेंटिफाई करते हो बिकॉज आपके ब्रेन में ऑलरेडी सेट हो चुका है। जैसे ही कलर आपके सामने आएगा आपका ब्रेन क्या करेगा, आपके ब्रेन तक एक मैसेज जाएगा, आपका ब्रेन उसको फाइंड आउट करेगा कि कौन सा कलर, फिर आपको मैसेज, फिर आपको याद आएगा यार ये तो ये वाला कलर है ना, वो वाली चीज़। सो हाउ डू यू हियर ए साउंड? आप कोई भी आपके सामने सॉन्ग चला दिया आपके फेवरेट सिंगर का, है ना, आप एकदम से बता देंगे कि ये वो वाले सिंगर का सॉन्ग है। कैसे बता? कोई नया सॉन्ग आपके सामने चलाएंगे आपको नहीं याद आएगा कौन सा है ये, बिकॉज आपने कभी पहले सुना ही नहीं है वो। उस सॉन्ग की मेमोरी आपके ब्रेन के अंदर फिट नहीं है। तो कैसे आपके जो कान है वो उस चीज़ को फील करता है, सॉन्ग को गया तो ब्रेन तक भी तो सिग्नलिंग जा रहे हैं ना। साउंड वेव्स गई आपके ईयर्स में, फिर वो कहाँ तक जाएंगे? ब्रेन तक जाएंगे। तो वो सारी प्रोसेसिंग यहाँ पे हम पढ़ते हैं। द सेंसरी ऑर्गन्स डिटेक्ट ऑल टाइप ऑफ चेंजेस इन द एनवायरमेंट। आपके एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपके सेंसरी ऑर्गन्स उन सब को डिटेक्ट करते हैं एंड सेंड एप्रोप्रिएट सिग्नल टू द सीएनएस। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उसी के अकॉर्डिंग, उसी के एप्रोप्रिएट सिग्नल सेंड करते हैं। वेयर ऑल द इनपुट्स आर प्रोसेस, जहाँ पे सारे के सारे जो भी इनपुट आया उसको एनालाइज करेंगे, प्रोसेस करेंगे एंड फिर उसी के अगेंस्ट एक आउटपुट जनरेट करेंगे। क्लियर? So signals are then sent to different parts and centers of the brain. This is how you can sense changes in the environment. इसीलिए आप environment के अंदर होने वाले changes को sense कर पाते हैं by help of your nose, ear, आपकी tongue and आपका nose, ear, tongue, ये वाली चीजें। क्लियर? चलो अब देखो आपके सेंसरी ऑर्गन्स हम क्या क्या चीजें, आपकी नोज, टंग, ईयर एंड आपके आइज। तो इट मीन्स आपके इस चैप्टर में हम 4 सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाला है। स्टार्ट करते हैं नोज से। नोज के अंदर क्या होता है? नोज कंटेन म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स। नोज में म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर रिसीविंग द सेंस ऑफ स्मेल, आर जिनको हम बोलते हैं ओल्फैक्टरी receptors, and these are made up of olfactory epithelium which consist of 3 kinds of cells। अब ये वाली लाइन में ना देखो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, इसको मैं समझाती हूँ आपको ब्लैंक स्लाइड पे। स्टार्ट करें, डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बना के समझिए। ये वर्ड देखो याद रखना है, यहाँ पे बोला है ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, तो मैं ओल्फैक्टरी एपिथेलियम बना के दिखा रही हूँ। उसके अंदर कौन सी 3 टाइप की सेल्स होती हैं वो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। कैसे उसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं वो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, फिर आपको ये याद हो जाएगी। चलो सपोज करो ये मैंने बना दिया यहाँ पे आपका एपिथेलियम। डायग्राम जरूर बनाना है आपको। डायग्राम बनाओगे ना तो आपका ये वाली चीज़ ना माइंड में सेव हो जाएगी, फिर आपको बार बार इस लाइन को याद नहीं रखना पड़ेगा कि हाँ ओल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है, उसके अंदर 3 टाइप की सेल्स होती है, वहीं पे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो आपकी कोई भी स्मेल आ रही है उसको रिसेप्ट करते हैं, फिर उसको ब्रेन तक सिग्नल्स भेजते हैं। ये सारी चीज़ें ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है बिल्कुल भी, बहुत ईजी वे में पढ़ना है इसको। इतना ये मैंने बना दिया आपका ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, तो इसको मैं लिख देती हूँ आपका olfactory epithelium in nose। इसी को हम आपका न्यूरोसेंसरी भी बोलते हैं। क्लियर ये वाली चीज? अब इसके अंदर 3 टाइप की सेल्स इन्होंने बोली होती हैं। पहली सेल्स जो आपके बेस में प्रेजेंट होती हैं। अब बेस में सेल्स प्रेजेंट है तो इनको मैं लिख रही हूँ फर्स्ट, दीज आर योर बेसल सेल। इनका काम क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगी अभी। तो पहली सेल्स हुई आपकी बेसल सेल्स। अब बेसल सेल्स के बाद सेकेंड नंबर पे सेल्स होती है आपकी ओल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स। तो ये वाली सेल्स हुई आपकी सेकेंड नंबर वाली, जिसको हम लिखेंगे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर
सेल्स। सेकंड, 3 टाइप की सेल्स बोले, अब थर्ड टाइप की सेल्स होती हैं आपकी ये वाली सेल्स। यहाँ पे चलो मैंने इनको बना दिया ऐसे। दीज आर योर थर्ड नंबर, जिनको हम बोलते हैं आपका सपोर्टिंग सेल्स। अब ध्यान से सुनना है, देखो पहली आपकी बेसल सेल्स, सेकंड आपकी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स, थर्ड वन आपकी सपोर्टिंग सेल। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है बच्चों कि ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स है ना, इनका लाइफ स्पेन बहुत कम होता है, बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। अगर मैं इसकी लाइफ स्पेन की बात करती हूँ ना तो 2 मंथ्स का इनका लाइफ स्पेन होता है। अब रिसेप्टर सेल्स देखो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्मेल आएगी, कोई भी फ्रेग्रेंस आएगी तो उसको रिसेप्ट कौन करेंगे, सिर्फ ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स। तो अगर इनका लाइफ स्पेन सिर्फ इतना छोटू सा है, लाइफ, अरे यार क्या लिख दिया मैंने, एक सेकेंड बच्चों अभी सही करते हैं इसको। लाइफ स्पेन है आपका 2 मंथ्स। लाइफ स्पेन 2 मंथ्स। सो मैं क्या बता रही थी, हाँ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्या काम करेंगे, इन किसी चीज को रिसेप्ट करने का काम करेंगे ना, स्मेल को रिसेप्ट करने का ही काम करेंगी। अब इनकी लाइफ स्पेन है सिर्फ 2 मंथ्स की, तो क्या ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि 2 महीने तक हम किसी चीज हर फ्रेग्रेंस को फील कर पाते हैं, फिर लाइफ टाइम नहीं कर पाते, ऐसे नहीं होते ना। वो तो हमारा कंटिन्यूटी में चलता रहता है प्रोसेस। तो वो क्यों चलता रहता है, क्योंकि इन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स को रीजनरेट करने के लिए हमारे पास बेसल सेल्स होती हैं। तो हमारी ये बेसल सेल्स क्या काम करती हैं, ये बेसल सेल्स आपकी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स को फिर से रीजनरेट करती हैं। तो बेसल सेल्स का काम क्या हुआ, दे प्रोड्यूस रिसेप्टर सेल्स, बिकॉज इनके पास लो लाइफ स्पैन है, इनका बहुत लाइफ स्पैन बहुत कम है। तो बेसल सेल्स क्या करेंगी, आपका नई नई सेल्स को बनाती रहेंगी। जैसे इनका लाइफ स्पैन पूरा हुआ तब बेसल सेल्स दूसरी रिसेप्टर सेल्स बना लेंगी, एंड इस चीज में हेल्प करेंगे आपकी सपोर्टिंग सेल्स। सपोर्टिंग सेल्स इनको काम हेल्प करेंगी, बेसल सेल्स ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स बनाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ट्विस्ट हो रहा है। बेसल सेल्स में आपने अच्छा ये चीज सुना है ना कि आपकी जो न्यूरॉन्स है वो कभी भी रीजनरेट नहीं करती हैं। वर्ड ध्यान से समझना, देखो रीजनरेट, रीजनरेट मतलब रीजनरेशन पावर नहीं होती है वो चीज। अब रीजनरेशन का मतलब एक न्यूरॉन के अंदर से 2 न्यूरॉन, 2 3 4 ऐसे नहीं बनती रहती है ये वाली चीज। लेकिन हम यहाँ पे बोल रहे हैं बेसल सेल से ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स बन रही हैं, ये भी तो एक टाइप की न्यूरॉन्स ही है ना, तो कैसे हो रहा है। बट एक्सेप्शन लगता है बच्चों यहाँ पे। एक्सेप्शन क्या चलता है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी न्यूरॉन्स है वो एकदम क्लियर है, कभी रीजनरेट नहीं करेंगी। लेकिन एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, एक्सेप्शन आपका टंग एंड नोज। टंग एंड नोज की न्यूरॉन्स और सेल्स को छोड़ के बाकी पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी न्यूरॉन्स हो कभी रीजनरेट नहीं करेंगी। सिर्फ टंग और नोज की ही आपकी न्यूरॉन्स ऐसी होती हैं जो रीजनरेट कर सकती हैं। इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनना है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी न्यूरॉन्स है वो रीजनरेट नहीं कर सकती हैं एक्सेप्ट योर टंग एंड नोज न्यूरॉन। टंग एंड नोज की जितनी भी न्यूरॉन्स होती है और रीजनरेशन करने की पावर उनके पास होती है। तो यही सेम चीज बेसल सेल्स प्रोड्यूस करेंगी, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स इनको हेल्प करेंगे आपके सपोर्टर सेल्स। तीनों क्लियर हुआ। ये सारी चीजें किस में प्रेजेंट है, आपके नोज के अंदर जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है उसके अंदर ये 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। अब ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स है इन्होंने रिसेप्ट किया किसको, स्मेलिंग को। अब स्मेलिंग को रिसेप्ट करते ही ये क्या करेंगी, अपने अंदर से सिग्नल्स भेजेंगी। ये निकल रहे हैं सिग्नल्स, एंड ये सिग्नल्स कहाँ तक जाएंगे, ये सिग्नल जाएंगे आपके ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन तक। स्पेलिंग बड़ी गलतियां लिखती हूँ यार मैं। चलो स्पेलिंग अच्छे से लिखते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व तक सिग्नल जाएगा, एंड फिर ये ऑल्फैक्टरी नर्व आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो आपको सेंसरी फीलिंग्स दिलाता है, हॉट कोल्ड टच या फिर स्मेल वाला पार्ट कौन कंट्रोल करता था, आपका टेम्पोरल लोब, याद है ना, टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब, आपका पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, 4 लोब पढ़े थे हमने राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर में।
पढ़े थे ना, तो उसका उसमें मतलब यहाँ से सिग्नल ही निकला, ऑल्फैक्टरी नर्व ने रिसेप्ट किया, उसको टेम्पोरल लोब तक लेके जाएगा विच इज़ द पार्ट ऑफ ब्रेन। फिर वहाँ से सिग्नलिंग आएगा, वो प्रोसेस करेगा कि हाँ ये मेरा फेवरेट वाले परफ्यूम की फ्रेगनेंस है, फिर उसको याद आ जाएगा कि ये मेरा फेवरेट वाला परफ्यूम की फ्रेगनेंस है, उसको फील कर पाएगा, उसको सेंस कर पाएगा फ्रेगनेंस को। तो ये प्रोसेसिंग आपकी यहाँ पे चलती रहती है। बताओ यहाँ पे समझ में आया? इसके साथ साथ अगर आप बनाना चाहो, यहाँ पे आपकी एथमोइड बोन भी प्रेजेंट होती है, एथमोइड बोन भी आपकी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब एक चीज और याद रखना है, जो यहाँ पे न्यूरॉन्स होती है ना ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स की, ये न्यूरॉन आपकी बाईपोलर न्यूरॉन्स होती हैं। अब ये चीज देखो मैं आपको समझा चुकी हूँ, जो हमने फर्स्ट लेक्चर किया था, बाईपोलर, यूनिपोलर, मल्टीपोलर सब समझा चुकी हूँ। तो यही आपकी यहाँ पे बाईपोलर न्यूरॉन्स होती हैं। इसके साथ साथ एक यहाँ पे ग्लैंड भी होती है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, या ये रहे। इस ग्लैंड को हम बोलते हैं आपका बोमेन ग्लैंड। अब बोमेन्स ग्लैंड का काम क्या होता है, ये अपने अंदर से म्यूकस रिलीज करता है, ताकि कोई भी जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स को नोज के अंदर ही ये ट्रैप कर ले, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक तक वो म्यूकस वो पार्टिकल्स ना जा पाए बेसिकली। ठीक है यहाँ तक? तो ये हुआ आपका पूरा का पूरा किसके बारे में, नोज के बारे में, कैसे नोज आपका सेंस करती है, सिर्फ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। अब चलो एनसीईआरटी को पढ़ के देखते हैं, क्या हमने एनसीईआरटी पूरा कवर कर लिया है। तो हमने देखा कि नोज के अंदर म्यूकस कॉटेड रिसेप्टर्स होता है जिसको हमने बोला आपका ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। यहां तक क्लियर? विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग द सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल की सेंस को रिसीव करने के लिए बनाए गए हैं, इनको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स लिखा हुआ भी है। दीज आर मेड अप ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से बने होते हैं, जिसके अंदर 3 टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल्स? बेसल सेल्स और आपका ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स, फिर आती है आपकी सपोर्टिंग सेल्स। तीनों टाइप की सेल्स क्लियर हुई? चलो फिर इसके बाद द न्यूरॉन्स ऑफ द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम की न्यूरॉन्स है वो एक्सटेंड होती है फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट डायरेक्टली इनटू द पेयर ऑफ ब्रॉड बीन शेप साइज ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर ये आपकी जाती हैं। अब ये ऑल्फैक्टरी बल्ब क्या होता है, यहाँ पे आपका एक स्ट्रक्चर होता है समथिंग लाइक दिस, इसी को यहाँ पे ऑल्फैक्टरी बल्ब बोल देते हैं, जिसके अंदर आपका ये सारी की सारी न्यूरॉन्स कनेक्ट हो जाती है किसके साथ, ऑल्फैक्टरी नर्व के साथ, उसी पार्ट को ये बोल रहा है ऑल्फैक्टरी बल्ब। तो ये हमारा क्लियर हो गया। विच आर एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन लिम्बिक सिस्टम, ये भी हमने पढ़ा है, ब्रेन लिम्बिक सिस्टम, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, ये सारी चीजें पढ़े थे जो बन के एक इमोशनल सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे थे, इमोशनल ब्रेन जो बना रहे थे। अब नेक्स्ट आता है बोथ नोज एंड टंग डिटेक्ट डिजोल्व्ड केमिकल्स, ये डिजोल्व्ड केमिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। द केमिकल सेंस ऑफ गस्टेशन मतलब टेस्ट, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल्स, आर फंक्शनली सिमिलर एंड इंटर रिलेटेड, ये आपस में फंक्शनली सिमिलर है, इंटर रिलेटेड है। सो द टंग डिटेक्ट करती है आपका टेस्ट थ्रू टेस्ट बड्स। अब देखो पहले नोज वाले पार्ट को ध्यान से समझ लिया अगर आपने, तो टेस्ट वाला बहुत अच्छे से अब समझ में आ जाएगा। इसको मैं आपको ऐसे डायग्राम बना के समझा रही हूँ। ये है आपकी टंग। अच्छा आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े होंगे पेपिलास के बारे में, पैलेट पेपिला, फंजीफॉर्म पेपिला, फिलीफॉर्म पेपिला, ये वाले, उन्हीं की मैं बात कर रही हूँ। अब वहां पे आपने भी पढ़ा था अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं, टेस्ट एरियाज होते हैं बेसिकली। अब वो टेस्ट एरियाज क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास अलग अलग टाइप की टेस्ट बर्ड्स होती हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, जैसे नोज के अंदर क्या था आपका ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स थे, सेम आपके टंग के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स। अब वहां पे नोज में लाइफ स्पेन था 2 मंथ्स का, इनका लाइफ स्पेन कितना है, जो इनका लाइफ स्पेन है सिर्फ 10 डेज का, सिर्फ 10 दिन का। आपने कुछ भी बहुत ज्यादा स्पाइसी खा लेना तो आप बेचारे जो गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स है ना उनकी डेथ हो जाती है।
ठीक है। बर्न वाली फील आती है, सेंसेशन, बर्न सेंसेशन फील होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी। वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपकी गस्टेटरी रिसेप्टर्स डैमेज हो रखी हैं। अब इनको डैमेज हो रही है, लाइफ स्पैन बहुत कम है, तो इनको बनाने के लिए भी अगेन सेल्स होती हैं। यही रही आपकी बेसल सेल्स, यहाँ पे भी वही बेसल सेल्स हैं, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे आपका सपोर्टिंग सेल्स भी हैं। तो पूरा प्रोसेसिंग सेम हुआ या नहीं हुआ? सपोर्टिंग सेल्स, तो अगेन वही होगा, बेसल सेल्स गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सपोर्टिंग सेल्स। क्लियर यहाँ तक? अब देखो, टंग आपका डिटेक्ट कर रहा है टेस्ट टू टेस्ट पर कंटेनिंग गस्टेटरी रिसेप्टर्स विद ईच टेस्ट ऑफ फूड और सिप ऑफ ड्रिंक द ब्रेन इंटीग्रेट द डिफरेंशियल इनपुट फ्रॉम द टेस्ट बर्ड्स एंड अ कॉम्प्लेक्स फ्लेवर इज परसीव्ड। सेम चीज़ है, आपने कोई भी ड्रिंक पिया, कोई भी फूड खाया, कुछ भी खाया, आपको एकदम से ब्रेन से सिग्नल्स आने लग जाते हैं कि हाँ मैंने पहले खाया है, ये बहुत टेस्टी है, ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो अब यहाँ पे, वहाँ पे तो ओल्फैक्टरी नर्व्स थी जो सिग्नलिंग कहाँ तक लेके जा रही थी, आपके टेम्पोरल लोब तक। अब यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं आपकी क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स। तो इन जो ये गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स है ना, इनसे सिग्नल्स को लेनी है। एंड यहाँ पे 3 टाइप के क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी क्रेनियल नर्व होती है वो चीज़ आप लिखो यहाँ पे। पहली तो होती है आपके अटैच यहाँ पे 7th फेशियल नर्व, जो सिग्नल लेके जाता है आपके टेस्ट का। 7th फेशियल नर्व, 9th ग्लेसोफोरेंजियल नर्व, ग्लोसो भी बोल सकते हो आप, फेरेंजियल नर्व, एंड लास्ट वन इज योर 10th वेगस नर्व। ये तीनों नर्व्स आपका सिग्नलिंग को लेके जाता है आपके टेस्टिंग के लिए आपके ब्रेन तक। बताओ ये वाली चीज़ें समझ में आए? एंड जो मैंने यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, इनको माइक्रोविलाई बोलते हैं, ताकि आपके जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं ना, इनके लिए सरफेस एरिया ज़्यादा बनाए। मतलब माइक्रोविलाई का काम तो एक ही होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। तो जहाँ पे भी माइक्रोविलाई प्रेजेंटेड मीन्स वहाँ पे सरफेस एरिया तो इंक्रीज होगा ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? इन द फॉलोइंग सेक्शन यू विल बी इंट्रोड्यूस टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेक्स्ट वाला। हम आपका देखो 2 सेंसरी ऑर्गन्स हम पढ़ चुके हैं इस सेशन में, नोज एंड आपका टंग। अब नेक्स्ट वाले में हम पढ़ेंगे आपका आईज एंड ईयर्स। यहाँ तक बताओ कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई आपको या फिर समझ में नहीं आया हो, देन हम कंटिन्यू करेंगे आपका नेक्स्ट लेक्चर में आईज और ईयर्स के बारे में। क्लियर है सब कुछ स्टूडेंट्स? अब कोई भी आपको डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो। एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो अपना फीडबैक ज़रूर देना, लेक्चर को लाइक करना, शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।